नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे भारतीय राजनीतिक विचारकों की। आज हमारा जो चर्चा का विषय है, जिस विचारक के बारे में हम चर्चा करेंगे वो हैं मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल के बारे में क्या उनके राजनीतिक विचार थे, ये हम जानते हैं। मोहम्मद इकबाल को एक जिस नाम से हम लोग ज़्यादा जानते हैं वो है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल के नाम से मशहूर हैं अल्लामा इकबाल। और अपनी राजनीतिक विचारों की बजाय ज़्यादा ये अपनी उर्दू और फारसी की शायरी के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। उर्दू और फारसी की शायरी के लिए विश्वविख्यात हैं। आप सबने सुना होगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो रचना मोहम्मद इकबाल की ही है, अल्लामा इकबाल की ही है। इनकी खूबी ये थी कि इन्होंने शायरी और राजनीति, शायरी तथा राजनीति के साथ साथ फिलॉसफी को मिला दिया, यानी दर्शन को मिला दिया। यानी इनके विचारों में हमें ये तीनों चीज़ें जो है एक साथ देखने को मिलती हैं। शायरी प्लस राजनीति प्लस दर्शन। शायरी के साथ साथ राजनीति और दर्शन की विशेषता हमें देखने को मिलती है। अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही जो है टू नेशन थ्योरी दी थी। भारत पाकिस्तान के विभाजन का विचार सबसे पहले उन्हीं का माना जाता है। हालांकि इसके बारे में कई मतभेद भी हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अब उन्हें पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी जाती है। अब जीवन परिचय की यदि हम इनके बात करें, इनका जन्म, मृत्यु और शिक्षा दीक्षा की जो घटनाएं थी उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो अल्लामा इकबाल का जन्म जो है 1877 में 1877 में हुआ। पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है उसमें सियालकोट नाम का स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तारीख थी 9 नवंबर 1877 को सियालकोट पंजाब पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पूर्वज थे वो कश्मीरी पंडित थे। अल्लामा इकबाल के पूर्वज कश्मीरी पंडित थे। इसका जिक्र इन्होंने बार बार अपनी शायरी में किया है, अपनी रचनाओं में इन्होंने किया है। और इस बात को बड़े ही वंश को जो हो गर्व के साथ बताते हैं कि हाँ, मेरे पूर्वज कश्मीरी पंडित थे। और लगभग 300 साल पहले, यानी इनके जन्म से 300 साल पहले करीब इन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया था और पंजाब आके बस गए थे। इकबाल की जो प्राथमिक शिक्षा थी, प्राथमिक शिक्षा की यदि हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षा मुस्लिम शिक्षा संस्थानों में ही हुई, मदरसे वगैरह में। फिर 10वीं के लिए वो जो है मिशन स्कूल था सियालकोट में, वहाँ चले गए। यानी पूरी प्राथमिक शिक्षा हम कह सकते हैं कि सियालकोट में इनकी हुई थी। और फिर 10वीं के बाद ये जो है आगे की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए चले गए थे लाहौर। नज़दीकी बड़ा शहर था लाहौर, लाहौर चले गए। लाहौर से इन्होंने फिर इंटर, बीए और एमए किया। और फिर कुछ समय तक इन्होंने लाहौर में किसी कॉलेज में पढ़ाया भी, प्रोफेसरी भी की। लेकिन फिर आगे की पढ़ाई इनका करने की इच्छा हुई और ये जर्मनी चले गए, यूरोप चले गए। जर्मनी में के म्यूनिख शहर में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने जो है पीएचडी की उपाधि ली, दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। और ये सब काम करने के बाद ये जो है 1908 में वापस लाहौर आ गए। और इस दौरान इनके विचार विकसित हुए, विचारों में परिवर्तन भी हुआ, वो सभी हम देखेंगे। 1908 के बाद ये मुस्लिम लीग में राजनीति में
कार्यरत रहे और लगभग 30 साल का इनका राजनीतिक करियर रहा। 1938 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अल्लामा इकबाल, जैसा कि हमने आपको बताया कि अपनी रचनाओं के लिए ज़्यादा मशहूर रहे हैं और राजनीति के लिए कम जाने जाते हैं। हालांकि टू नेशन थ्योरी का जन्मदाता उन्हीं को माना जाता है, लेकिन यदि इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी पहली रचना है द सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ। द सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ में खुदी का विचार देते हैं। फिर एक और इनकी रचना है, ईरान में इस्लाम के उद्भव के बारे में बताते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। पर्शिया यानी कि फारस यानी कि आज का ईरान, और मेटाफिजिक्स कहा जाता है तत्व मीमांसा को, यानी कि इस्लामिक थॉट किस प्रकार से ईरान में विकसित हुई थी उसकी व्याख्या इसमें उन्होंने की है। फिर इनकी कुछ और रचनाएं भी हैं, जैसे द कॉल ऑफ द मार्चिंग बेल, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, जावेदनामा, हिस्ट्री रिफ्लेक्शंस, और सबसे प्रसिद्ध इनकी एक कविता थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिसमें इनके राष्ट्रवादी विचार जो है परिलक्षित होते हैं। एक इनकी रचना है नया शिवाला, ये कविता थी दोनों। तो इस प्रकार से इनके विचारों का जो प्राकट्य है या प्रकटीकरण है वो इन रचनाओं में परिलक्षित होता है। अब हम बात करते हैं इनके राष्ट्रवाद पर क्या विचार थे। अल्लामा इकबाल के राष्ट्रवादी विचारों का परिचय हम लेते हैं कि उनके राष्ट्रवाद के प्रति क्या विचार थे। जब अल्लामा इकबाल यूरोप नहीं गए थे, यानी भारत में ही थे, लाहौर में अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो उस दौर में इनके विचारों में राष्ट्रवाद की प्रधानता थी। और इनके जो प्रमुख विचार थे, हमने आपको बताया कि इन्होंने कविता लिखी थी, विश्व प्रसिद्ध हुई, पूरे हिंदुस्तान में उसको गर्व से गाया जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसमें इन्होंने हिंदुस्तान की सभ्यता का, भारत की सभ्यता का गुणगान किया है। और फिर एक और इनकी कविता थी, इसमें इन्होंने पूर्णतः राष्ट्रवादी ये कविता कही जा सकती है। और एक दूसरी कविता है शिवाला। शिवाला में ये दोनों समुदायों के, यानी हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच एकता की बात कर रहे हैं कि एक ऐसा शिवाला बनाया जाए जिसमें दोनों संप्रदाय एक साथ रहें। शिवाला यानी शिवालय, भगवान शिव का मंदिर। ये बात है यूरोप जाने से पहले की। यूरोप जाने से पहले इनके विचारों में हमने आपको बताया कि राष्ट्रवाद की प्रधानता थी। फिर अपनी उच्च शिक्षा के लिए यूरोप जाते हैं और यूरोप में उस समय राष्ट्रवाद अपने चरम पर था। यूरोप में इन्होंने देखा कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस इंग्लैंड को नीचा दिखाना चाह रहा था, जर्मनी फ्रांस को नीचा दिखाना चाह रहा था, इटली जर्मनी को नीचा दिखाना चाह रहा था, यानी एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। और वहां जो राष्ट्रवाद था वो उग्र राष्ट्रवाद था। और राष्ट्रवाद का आगमन तो मूलतः यूरोप से ही हुआ है। तो यहाँ इनका, अल्लामा इकबाल का राष्ट्रवाद से मोहभंग हो जाता है और इस विचारधारा को वो संज्ञा देते हैं कि ये है विचारधारा संकीर्ण विचारधारा है, यानी इसमें पूरी मानवता के कल्याण की बात नहीं है,
एक क्षेत्र विशेष या भाषा विशेष के व्यक्तियों इत्यादि के ही हितों की बात की गई है, और वो भी आपसी टकराहट के साथ। तो यहाँ इनका राष्ट्रवाद से मोह भंग हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं सार रूप में कि जीवन के पहले चरण में ये राष्ट्रवादी थे यूरोप जाने से पहले, और यूरोप से आने के बाद इनके विचारों में राष्ट्रवाद नहीं पाया जाता, राष्ट्रवाद से इनका मोह भंग हो जाता है। आगे बात करते हैं इकबाल के राजनीतिक करियर की, राजनीति की। या राजनीतिक गतिविधियों की, कि राजनीति में किस प्रकार इन्होंने गतिविधियों में भाग लिया और अपने विचार विकसित किए। 1908 में ये लंदन से लौटे, जर्मनी से लौटे, यूरोप से, और वहाँ से लौट करके इन्होंने मुस्लिम लीग की सदस्यता ले ली। हालांकि 1906 से ही 1906 में क्या हुआ था, 1906 में एक घटनाक्रम ये हुआ था कि मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करना शुरू कर दिया था, जिसे बाद में जाकर के 1909 में ब्रिटिश सरकार मान भी लेती थी, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग। इस मांग के दौरान इनका परिचय जो है मुस्लिम लीग से होता है, उसके नेताओं से होता है। और फिर 1908 में जब ये भारत आते हैं तो पंजाब की, जो एकीकृत पंजाब था भारत और पाकिस्तान का, पंजाब की प्रांतीय मुस्लिम लीग जो थी, यानी पंजाब में मुस्लिम लीग की जो राज्य इकाई थी प्रांतीय मुस्लिम लीग, उसमें ये शामिल हो जाते हैं और अपने राजनीतिक करियर का प्रारंभ करते हैं। 1908 में पंजाब प्रांतीय मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद जब ये शामिल हो गए तो इसके बाद इनका सरोकार केवल और केवल मुस्लिम हितों से ही रहा। इनके विचारों में सभी वर्गों का जो सामंजस्य था वो गायब हो गया। इनके विचारों से समरसता गायब हो गई, राष्ट्रवाद गायब हो गया, और सिर्फ प्रधानता रही मुस्लिम हित की। जो सारे जहां से अच्छा जिस इकबाल ने गीत लिखा था, वह इकबाल 1908 में मुस्लिम लीग में शामिल होने के बाद कहें कि इस दुनिया से चला जाता है, और वह केवल मुस्लिम हितों का हितैषी रह जाता है, और आगे अपने पूरे राजनीतिक करियर यानी 1938 तक मृत्यु पर्यंत सिर्फ मुस्लिम हितों का ही गुणगान करते रहते हैं, उन्हीं की बातें करते रहते हैं। आगे यदि हम बात करते हैं तो इतना तक ठीक था मुस्लिम हितों की, लेकिन जो मुसलमान स्वतंत्रता संघर्ष में लगे हुए थे, कि जो भारत को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे, उनकी ये आलोचना करते हैं। उनकी आलोचना का इनका अलग ही दृष्टिकोण था। इनकी आलोचना किस प्रकार करते हैं कि आप लोग जो है पश्चिम का अंधानुकरण कर रहे हैं, पश्चिमी मूल्यों की देखा देखी कर रहे हैं। पश्चिमी मूल्यों की देखा देखी का मतलब पश्चिम के मूल्य कौन कौन से थे? पश्चिम के मूल्यों में हम पाते हैं स्वतंत्रता को, पश्चिम के मूल्यों में आता है लोकतंत्र, पश्चिम के मूल्यों में अगला स्थान आता है पूंजीवाद का, और तर्क तथा बुद्धि का। यहां इकबाल कहते हैं कि स्वतंत्रता, लोकतंत्र, पूंजीवाद ये सभी पाश्चात्य विचार हैं, और इनको भारतीय परिप्रेक्ष्य में लागू किया जाना या एशियाई परिप्रेक्ष्य में लागू किया जाना संभव नहीं है। वो कहते हैं कि स्वतंत्रता जो है पाश्चात्य विचारधारा है, और उसको जिस अर्थों में वह पश्चिम में लागू की गई है उस अर्थों में आप भारत में लागू करेंगे तो ऐसा जनता के लिए हितकर नहीं होगा,
और उसमें जनता का शोषण बढ़ेगा स्वतंत्रता के नाम पर। फिर लोकतंत्र में वो कहते हैं कि लोकतंत्र का मतलब जो बतलाया जा रहा है कि जनता का शासन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकतंत्र में सिर्फ एक वर्ग को प्राथमिकता मिल जाती है और वो लोकतंत्र के नाम पर लोगों का शोषण करते रहते हैं। इसलिए लोकतंत्र की भी कोई बात नहीं है, लोकतंत्र भी सही नहीं है। और पूंजीवाद के बारे में वो कहते हैं कि पूंजीवाद ने सिर्फ गरीबों का अहित किया है, उनका बुरा ही किया है। और यहाँ फिर वो विकल्प देते हैं कि पूंजीवाद के बजाय समाजवाद ठीक है। हालांकि समाजवाद में भी उनको बुराई नजर आती है, क्योंकि समाजवाद में धर्म को महत्व नहीं दिया गया है। समाजवाद चर्च की आलोचना करता है, लेकिन वह किसी धर्म को महत्व नहीं देता है। तो धर्म को न मानना, यहाँ थोड़े से असहमत नजर आते हैं इकबाल समाजवाद से, लेकिन फिर भी पूंजीवाद की बजाय वो समाजवाद को प्राथमिकता देते हैं। फिर तर्क और बुद्धि के लिए वो कहते हैं कि यूरोप में तर्क और बुद्धि के आधार पर सारी चीजें चलती हैं, लेकिन एशिया में या भारत में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर जो है भावना प्रधान है और प्रेम प्रधान है। और खासकर इस्लाम में भी, इस्लाम में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ईश्वर या खुदा सबसे शक्तिशाली है, वही नीति नियंता है। और प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से स्वतंत्र भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक का स्तर अलग अलग है। और यहाँ तर्क और बुद्धि से सारी चीजें नहीं समझी जा सकती। भावना की प्रबलता है इस्लाम में, प्रेम की प्रबलता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि जो मुसलमान स्वतंत्रता संघर्ष में भाग ले रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी मूल्यों का अंधानुकरण कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी मूल्यों को आंख बंद करके अपनाना चाहते हैं। ऐसा इकबाल का मानना था। यानी कि वो स्वतंत्रता संघर्ष के खिलाफ थे, ऐसा कहा जा सकता है। आगे यदि हम बात करते हैं तो हमने आपको बताया कि पश्चिमी मूल्यों के अंधानुकरण के वो खिलाफ थे। फिर इस्लाम की वो अपने नजरिए से एक अलग व्याख्या देते हैं। इस्लाम की उनकी व्याख्या किस प्रकार की थी? ये इन्होंने दी 1909 में। शामिल होने के अगले ही वर्ष, मुस्लिम लीग में जब ये शामिल हुए उसके अगले वर्ष, ये बतलाते हैं कि इस्लाम जो है असंसारिक है। इसलिए किसी एक देश से स्वतंत्रता, प्रतंत्रता, ये सभी विचार बेमानी हैं। असंसारिक है और अस्थानिक है। यानी सारे विश्व के मुसलमानों का बंधुत्व है। किसी एक स्थान से वफादारी जो है, स्थान से वफादारी को यहाँ वो जो है नकारते हैं। स्थान से वफादारी यानी कि राष्ट्रवाद, उस चीज को ये नकार रहे हैं। असंसारिक को हम कह सकते हैं नॉन टेम्पोरल, और अस्थानिक यानी नॉन स्पेशियल। यानी सर्वव्यापी इस्लाम कह सकते हैं कि हम पैन इस्लाम की बात कर रहे हैं, सर्व इस्लामीकरण की बात वो कर रहे हैं, असंसारिक और अस्थानिक बता करके। फिर वो कहते हैं कि राष्ट्रत्व को या नेशनहुड को आप किसी विशेष सामाजिक समूह के साथ बांधते हैं कि इसी सामाजिक समूह के साथ मेरी निष्ठा रहेगी, या किसी क्षेत्र विशेष के प्रति के समूह में बांधते हैं कि इस क्षेत्र के प्रति मेरी निष्ठा है, यह मेरा राष्ट्रवाद है। किसी मूल वंश के प्रति, रेस के प्रति या नस्ल के प्रति आप अपनी निष्ठा को बांधते हैं, या एक भाषा भाषी समूह के प्रति अपनी निष्ठा को बांधते हैं। तो उस विचार को, यह विचार इस्लाम में मान्य नहीं है। इस्लाम ऐसा नहीं मानता। इस्लाम नहीं कहता कि राष्ट्रवाद या राष्ट्रत्व सामाजिक समूह है, ये सामाजिक होगा। किसी विशेष सामाजिक समूह, क्षेत्र, मूलवंश या भाषा, इनके विचारों के दायरे में राष्ट्रत्व को इस्लाम नहीं बांधता है।
इस्लाम किसकी बात करता है? तो इस्लाम बात करता है मानवतावादी आदर्श की। मानवतावादी आदर्श का मतलब क्या हुआ कि पूरे विश्व का कल्याण, समूचे विश्व का कल्याण, लेकिन आधार उसका इस्लाम। और यहां वो कहते हैं, उस समय एक बहस ये भी थी कि ठीक है आप इस्लाम को मानते हैं, मानते रहिए, लेकिन धर्म यानी हिंदू, इस्लाम या ईसाई, सिख जो भी है, धर्म के साथ साथ राजनीतिक राष्ट्रवाद को आप चला सकते हैं। ऐसा अनेक विद्वान मानते थे कि धर्म और राजनीतिक राष्ट्रवाद का सह अस्तित्व हो सकता है। लेकिन यहां इकबाल कहते हैं कि यदि आप इनका सह अस्तित्व कराएंगे, इनको एक साथ रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि धर्म का महत्व कम हो जाएगा। यानी धर्म और राजनीतिक राष्ट्रवाद, यानी इसे हम समझे तो भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, भारत को एक राजनीतिक इकाई बना दिया जाए और उसमें हर लोग अपनी अपनी धर्म का अपनी निष्ठा से पालन करने के लिए स्वतंत्र हों। लेकिन यहाँ इकबाल कह रहे हैं कि यदि आप सभी धार्मिक इकाइयों को एक साथ बांध देंगे, यानी उसे राजनीतिक इकाई बना देंगे और धर्म अलग अलग रहेंगे, उस स्थिति में धर्म का महत्व कम हो जाएगा। धर्म का महत्व कम हो जाएगा तो क्या होगा कि इस्लाम जो एक सामाजिक व्यवस्था है, इस्लाम एक सामाजिक व्यवस्था है, वह सामाजिक व्यवस्था न रह करके क्या बन जाएगा, सामाजिक व्यवस्था की बजाय वह बन जाएगा एक नैतिक आदर्श। और जैसा कि आप जानते हैं कि आदर्श व्यवहार में संभव नहीं होते, यानी वो कह रहे हैं कि इस्लाम सिर्फ किताबी ज्ञान बनकर रह जाएगा, एक आदर्श बनकर रह जाएगा और मूर्त रूप में अवतरित नहीं होगा, समाज में वो अपनाया नहीं जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि धर्म के साथ साथ जो राजनीतिक राष्ट्रवाद का सह अस्तित्व का जो विचार है वह गलत है, क्योंकि इससे धर्म का महत्व कम हो जाएगा और इस्लाम खतरे में आ जाएगा। ठीक, इसके आगे इकबाल का राजनीतिक करियर में क्या होता है कि 1927 में इकबाल चुने जाते हैं पंजाब विधानसभा के लिए, मुस्लिम लीग के उम्मीदवार के रूप में पंजाब विधानसभा के लिए चुने जाते हैं। और पंजाब विधानसभा में रहते हुए भी ये मुस्लिम हितों की ही वकालत करते हैं। किस प्रकार करते हैं? ये कहते हैं कि मुस्लिमों के लिए अलग शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना मुस्लिम समुदाय द्वारा की जाए, ताकि उन्हें उनकी संस्कृति की शिक्षा दी जाए और उनके जो संप्रदाय की जो मूलभूत बातें हैं, कुरान है और भी जो भी ग्रंथ हैं, उन सब की शिक्षा दी जाए। ये काम जो है, जो सामूहिक शैक्षिक संस्थाएं हैं, उनमें संभव नहीं हो पाएगा, उनमें धर्म पीछे छूट जाएगा। इसलिए मुसलमानों को अलग शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए। फिर आगे वो कहते हैं कि वही विचार इनका केंद्र में रहा कि जो संयुक्त राष्ट्रवाद का विचार विभिन्न नेताओं द्वारा जो दिया जा रहा था कि सभी धर्म एक ही राष्ट्र में एक साथ शांतिपूर्वक रहेंगे, उस विचार का ये विरोध करते हैं। विधानसभा के सदस्य चुने जाने के बाद विधानसभा के मंच पर भी। तो इस प्रकार इनके विचारों में ये बातें परिलक्षित होती रहती हैं। फिर सबसे बड़ा मोड़ आता है 1930 में, और इन्हीं शायद इसी विचार के लिए इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है। 1930 में लीग का इलाहाबाद में वार्षिक अधिवेशन आयोजित होता है और इलाहाबाद के वार्षिक अधिवेशन में इकबाल को जो है अध्यक्ष बनाया जाता है। मोहम्मद इकबाल को अध्यक्ष चुना जाता है। इकबाल अपना अध्यक्षीय भाषण देते हैं और ये कहते हैं कि यदि भारत में विभिन्न धर्मों के लोगों को, खास करके मुसलमानों को, एक ही
प्रकार की ये जो धार्मिक पहचान को मिटा करके एक भौगोलिक इकाई के रूप में हिंदुओं के साथ रख दिया जाएगा, तो उससे जो है गृह युद्ध का खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ये कहते हैं कि जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है, उत्तर पश्चिम का जो भारत है, उत्तर पश्चिम का भारत का मतलब कि सिंध, पंजाब और आज का जो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत बोला जाता था उस समय में, अफगानिस्तान से लगता हुआ, इसको अलग मुस्लिम राज्य बना दिया जाना चाहिए ताकि गृह युद्ध से हम बच सकें और मुसलमानों को अलग राज्य मिल जाए। इस विचार को माना जाता है कि इन्होंने अलग राष्ट्र का विचार, मुस्लिम राष्ट्र का विचार यहीं से लीग ने इस बात को उठा लिया और यहाँ से ही ये मांग धीरे धीरे जोर पकड़ते हुए 1940 के दशक में फिर और ज़्यादा जोर पकड़ती है और अंततः पाकिस्तान का गठन होता है। लेकिन उस बात का जन्म कहाँ से होता है? इकबाल के 1930 के अध्यक्षीय भाषण से। इसीलिए इनको जो है पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। यहाँ एक मतभेद ये भी आता है कि इकबाल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में जो बात कही है वह मुस्लिम राज्य की बात कही है। कई प्रोफेसर ऐसा कहते हैं कि इकबाल ने कभी भी अलग राष्ट्र की बात नहीं की, विभाजन की बात नहीं की, और ये तो लीग का प्रोपेगेंडा था कि उन्होंने अलग राष्ट्र के रूप में उनके विचार को जो है उभारना शुरू कर दिया। लेकिन इकबाल का ऐसा कोई विचार नहीं था। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए राज्य के अंदर एक राज्य, यानी भारत के अंदर जिस प्रकार उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, इस प्रकार एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। लेकिन ये कम विद्वानों का मत है और अलग प्रभावी मत जो है वो यही है कि इन्होंने एक अलग राष्ट्र की मांग की थी और ये पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता हैं। तो यहाँ ये अंतर आता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान वाले इकबाल और पाकिस्तान वाले इकबाल दोनों के बीच में अंतर जो है 1930 में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है और राष्ट्रवाद की जगह ले लेता है इस्लामिक राष्ट्रवाद। ठीक है, यहाँ एक विचलन हम देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि 1909 में इन्होंने बताया था कि इस्लाम जो है असंसारिक है, इस्लाम अस्थानिक है। यानी इस्लाम जो है एक स्थान से वफादारी से संबंधित नहीं है, सार रूप में हम कहें तो। फिर 1930 का इनका जब हम विचार देखते हैं, 1930 में ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए अलग राज्य होना चाहिए, तो यहाँ ये विरोधाभास इनमें जो है दिखाई पड़ता है कि अपने ही विचारों को काटते हुए प्रतीत होते हैं। ये सिर्फ मुस्लिम हितों के पक्ष पोषण के लिए कह सकते हैं। अब आगे यदि हम देखें तो राष्ट्रवाद के इनके जो विचारों का विचलन है वो आगे भी जारी रहता है, यानी कि राष्ट्रवाद के विचारों का विचलन इसको यदि हम देखें तो सबसे पहले 1909 में इन्होंने कहा कि इस्लाम अस्थानिक है, असंसारिक है, यानी स्थान की वफादारी नहीं है बल्कि धर्म की वफादारी इस्लाम में सर्वे सर्वा है। दूसरी बात 1930 में इससे बात से पलट जाते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों के लिए अलग राज्य होना चाहिए। फिर 1933 में आकर के ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद में 1933 में कहते हैं कि राष्ट्रवाद में जो है जातीय चेतना होती है। जातीय, यहाँ जाति का मतलब हिंदू धर्म की जातियां यानी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र इत्यादि नहीं, बल्कि जाति का मतलब एक रेस से संबंधित, एक नस्ल से संबंधित जातीय चेतना होती है। लेकिन भारत में तो हिंदू और मुसलमानों की नस्ल तो एक ही थी। इसका मतलब इकबाल के मत के अनुसार हिंदू और मुसलमानों का राष्ट्र एक हो सकता था। यानी यहाँ ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को किसी राष्ट्र की जरूरत नहीं है, यहाँ कह रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, यहाँ कह रहे हैं कि
राष्ट्रवाद के विचार में जातीय चेतना होती है। राष्ट्रवाद के विचार में जातीय चेतना प्रधान होती है। धर्म की प्रधानताओं को वो प्रमुखता नहीं दे रही, यहाँ रेस नस्ल की प्रधानता को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। यानी भारत में हिंदू मुसलमानों की नस्ल एक है तो वो एक राष्ट्र में रह सकते हैं। फिर एक और विचलन उनका दिखाई देता है 1938 में। 1938 में वो कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता नहीं, यानी एक राष्ट्र जो है वास्तविक रूप से एकता स्थापित नहीं कर सकता, बल्कि मानवीय बंधुता, मानवीय बंधुता वह कारक है जो व्यक्तियों को, मनुष्य को एक कर सकता है, मानव जाति को एक कर सकता है। और बंधुता का मतलब वो बताते हैं कि बंधुता कहाँ किस पर आधारित होगी। बंधुता का मतलब है कि वह इस्लाम पर आधारित होगी। यानी इस्लाम पर आधारित बंधुता से जो है मानवीय एकता या मानव जाति की एकता स्थापित की जा सकती है, ना कि राष्ट्रीय एकता के नाम पे। यहाँ हम देख सकते हैं कि क्षेत्र के बजाय जो है वो धर्म को बड़ा मान रहे हैं। तो बार बार हमें 1909 में, 1930 में, 1933 में, 1938 में इस्लाम, पहले उन्होंने धर्म का महत्व दिया, भौगोलिक क्षेत्र को महत्व नहीं दिया। फिर 1930 में दोबारा ये जो है राष्ट्र को, मुस्लिम राष्ट्र को महत्व देते हैं, यानी भौगोलिक क्षेत्र को महत्व देते हैं। फिर दोबारा 1933 में विचलित होते हैं और नस्ल को महत्व देते हैं। फिर 1938 में आकर के इस्लाम पर दोबारा केंद्रित हो जाते हैं। तो यानी हम सार रूप में कह सकते हैं कि इकबाल का जो चिंतन है वो अंतर विरोधों से भरा हुआ है। इकबाल के चिंतन में अंतर विरोध ही अंतर विरोध हैं। किस बारे में? कि वो बंधुत्व के विचार में अंतर विरोध है उनका। बंधुत्व का मतलब कि वो कह रहे हैं कि बंधुत्व सिर्फ इस्लाम पर आधारित होगा। तो ये जाहिर सी बात है कि एक धर्म विशेष को प्रोत्साहित करने की बात है। सिर्फ इस्लाम ही तो गारंटी नहीं ले सकता कि मानवीय एकता स्थापित होगी। और दूसरी बात, मुस्लिम राष्ट्र के विचार में भी उनके, यानी राष्ट्रवाद का विचार हम कह सकते हैं कि उसके विचार में भी इनका जो है अंतर विरोध झलकता है। तो ये था इनका राजनीतिक सिद्धांत। और इसके आगे इनका एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है जिसको कहा जाता है खुदी का सिद्धांत। खुदी के सिद्धांत में ये तीन महत्वपूर्ण बातें करते हैं और वही इस्लाम को पक्षपोषित करते हुए इस्लाम को बढ़ावा देने वाली बातें हैं। पहली बात ये कहते हैं कि धर्म की आज्ञा का पालन कीजिए। धर्म की आज्ञा का मतलब क्या हुआ? धर्म की आज्ञा का मतलब कुरान, यानी सीधे सीधे कह रहे हैं कि कुरान का पालन कीजिए। कुरान के पालन के बाद दूसरी चीज आत्मनियंत्रण, खुद पर नियंत्रण कीजिए। कुरान के पालन के बाद दूसरी स्थिति है खुद पर नियंत्रण कीजिए। और तीसरी स्थिति, व्यक्ति स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि माने। ये मान के चले कि मैं खुदा का प्रतिनिधि हूं, ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। और ये कहते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों सिद्धांतों का पालन करेगा वह खुदी को पाएगा, यानी कि वह जो है मानवता की उच्च श्रेणी में शामिल हो जाएगा, उच्च कोटि का मानव बन जाएगा और व्यक्ति के व्यक्तित्व का इससे जो है विकास हो पाएगा। ठीक है, तो ये था इनका खुदी का सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत और इनका राष्ट्रवाद का सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों के बाद एक लंबी बीमारी के बाद 1938 में जो है
इकबाल का निधन हो जाता है और इनके निधन के बाद 1947 में इन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर भारत और पाकिस्तान इनके सिद्धांत को अपना दर्शन बना लेती है, मुस्लिम लीग द्विराष्ट्र सिद्धांत को, और एक अलग राष्ट्र की मांग करती है। 1947 में ये मूर्त रूप प्राप्त करता है और दो अलग अलग राष्ट्र बन जाते हैं। तो ये थे इकबाल के विचार। अगले वीडियो में हम अगले विचार के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।